नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, एक सवाल गूंज रहा है पूरे राजस्थान में ही नहीं बल्कि पूरे देश में कि राजस्थान में राज बदलेगा या रिवाज बदलेगा। अगर राज बदलेगा तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार 3 दिसंबर को बन जाएगी, और अगर रिवाज बदलेगा तो कांग्रेस की सरकार बनी रहेगी। मुख्यमंत्री हो सकता है कि बदले जाए, वो तो 3 दिसंबर के बाद कांग्रेस आला कमान सुनिश्चित करेगा कि किसे मुख्यमंत्री बनाना है। लेकिन अभी के देखते हुए यही कहा जा रहा है, जमीनी स्तर से जो रिपोर्ट आ रही है राजस्थान से, उससे यही कहा जा सकता है कि राजस्थान में इस बार रिवाज बदलने जा रहा है। मतलब कि कांग्रेस की सरकार बनी रहेगी और भारतीय जनता पार्टी की बुरी हार होने वाली है। हालांकि गोदी मीडिया और इनका अफवाह तंत्र, आरएसएस के प्रचारक, भारतीय जनता पार्टी के नेता अफवाह नैरेटिव खड़ा कर रहे हैं, अफवाह फैला रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। इतना ही नहीं बल्कि सर्वे करने वाली, ओपिनियन पोल करने वाली एजेंसियों को भी इन्होंने खरीद लिया है। जो एजेंसियां कल तक कहा करती थी कि राजस्थान में कांटे की लड़ाई है, वही सर्वे एजेंसियां आज कह रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जीत हासिल होने जा रही है। जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी के सानिध्य में ये सर्वे एजेंसियां पलती हैं। भारतीय जनता पार्टी जैसे गोदी मीडिया को पालता पोसता है, उसी तरह से सर्वे एजेंसियों को भी पालता पोसता है, और उसी के हिसाब से उन्हें भुगतान किया जाता है, और जिस हिसाब से भुगतान किया जाता है उसका प्रतिफल कर्णप्रिय बातें, जो सुनने में अच्छी लगी बातें सर्वे कंपनियां, सर्वे एजेंसियां बोलती हैं। और कुछ समय पहले वही एजेंसियां यह दिखाना चाहती हैं कि हम निष्पक्ष हैं। अपनी निष्पक्षता साबित करने के लिए शुरू के कुछ महीनों तक या चुनाव होने के 10 दिन 15 दिन तक वे कड़े टक्कर की बात करती हैं, और उसके बाद जब चुनाव ऐन वक्त पर नज़दीक आ जाता है तब एकाएक रातों रात सर्वे कंपनियों के समीकरण बदल जाते हैं और वो भारतीय जनता पार्टी को जिताने लगती है। राजस्थान अकेले की बात नहीं है, तेलंगाना, मिजोरम, जितने भी राज्यों में चुनाव हो रहा है, हर जगह ये सर्वे कंपनियां, सर्वे एजेंसियां सक्रिय हैं, और हर जगह भारतीय जनता पार्टी की प्रचार टीम प्रचार तंत्र की तरह काम कर रही है। अगर इनकी विश्वसनीयता की बात देखिए तो पिछले कुछ सालों से देख लीजिए कि जितने भी ओपिनियन पोल आए हैं सही नहीं साबित हुए। कर्नाटक में देखिए ओपिनियन पोल का क्या हाल हुआ, हिमाचल में ओपिनियन पोल का क्या हाल हुआ, उसके पहले बंगाल में क्या हाल हुआ। बंगाल में ममता दीदी को हरा रहे थे, सभी सर्वे एजेंसियां हरा रही थी, और अंततः दीदी ओ दीदी आ ही गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस राज्य में जाते हैं चुनाव प्रचार करने के लिए, कोई एक ऐसा शिगुफा छोड़ देते हैं जिससे उस राज्य की जनता नाराज हो जाती है। बंगाल में गए तो दीदी ओ दीदी कह दिया, और महिलाओं का एक मुश्त वोट ममता दीदी को मिल गया। हिमाचल में गए तो वहां पर ओपीएस यानी पुरानी पेंशन की बात को मानने से इनकार कर दिया, और वहां पर इनकी बुरी हार हुई। कर्नाटक में गए तो वहां पर जय बजरंग बली का नारा लगवाया, और यह भी कहा कि जब बजरंग बली का नारा लगाइए उसके पहले जब बटन दबाइए तो बटन दबाने के बाद बोलिए जय बजरंग बली। तो इस तरह के शिगुफे जितने भी प्रधानमंत्री बिखेरते हैं हर राज्यों में, उसी से उनकी हार होती है। और इस बात को भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस
और इनका प्रचार तंत्र समझ नहीं पाता है। इसी तरह के शिगुफे इन 5 राज्यों में भी दिए गए। अभी अभी क्या शिगुफा छोड़ा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, राहुल गांधी को मूर्खों का सरदार कहा। अब राहुल गांधी को मूर्खों का सरदार कहने पर जो बीजेपी के कट्टर अंधभक्त टाइप के मतदाता थे वो भी भड़क गए कि एक प्रधानमंत्री पद पर बैठा हुआ शख्स ऐसी बात कर रहा है और राहुल गांधी को मूर्खों की औलाद, मूर्खों का सरदार कह रहा है। देखिएगा इसका परिणाम क्या आएगा। जो परिणाम दीदी ओ दीदी का आया था वही परिणाम इसका आने वाला है इन 5 राज्यों के चुनाव में। मिजोरम में तो ये जमीन आसमान करने जीत नहीं सकते हैं और वहां के मुख्यमंत्री ने समय पर ही आगाह कर दिया था कि हम प्रधानमंत्री के साथ कोई मीटिंग नहीं करेंगे, कोई बैठक नहीं करेंगे और अपने मंच पर प्रधानमंत्री को बैठने तक नहीं देंगे। बहरहाल मिजोरम का चुनाव हो गया है और भारतीय जनता पार्टी को पता है कि वहां पर उसकी कितनी सीटें आ रही हैं। वहां पर कुल 40 सीटें हैं और इन 40 सीटों के लिए भारतीय जनता पार्टी के पास प्रत्याशी नहीं मिले। सिर्फ 23 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं भारतीय जनता पार्टी, बाकी कांग्रेस 40 पर उतारी है। और वहां की जो लोकल पार्टी है एमएनएफ जो अभी सत्ता में है, मिजो नेशनल फ्रंट एमएनएफ जो सत्ता में है वो भी 40 सीटों पर लड़ रही है। तो कड़ी टक्कर कांग्रेस और एमएनएफ के बीच है और जहां जितना कि देखा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की हालत पूर्वोत्तर में क्यों खराब हुई है, इनकी गलत नीतियों की वजह से खराब हुई है। मणिपुर में का कलंक इन्हें एक मुश्त वोट से विधानसभा चुनाव के लिए भी महरूम करेगा और लोकसभा चुनाव के लिए भी महरूम करेगा। पूर्वोत्तर से भारतीय जनता पार्टी को एक सीट भी नहीं आने वाली है। मैतेई समुदाय के लिए इन्होंने काम किया और इनकी मणिपुर की सरकार ने भी काम किया, लेकिन मैतेई समुदाय के लोग भी इनसे नाराज हैं और इनके खिलाफ सड़कों पर उतरे हुए हैं। आज के दिन मैतेई समुदाय को से ही यहाँ वहाँ के मुख्यमंत्री, मणिपुर के मुख्यमंत्री आते हैं और अपने समुदाय के लिए उन्होंने पूरा धन बल और सुरक्षा बल और सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया। मैतेई को बचाने के लिए या मैतेई को प्रोटेक्ट देने के लिए, मैतेई को अस्त्र शस्त्र देने के लिए पूरी ताकत लगाया। वही मैतेई समुदाय के लोग आज इनके खिलाफ खड़े हैं और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। तो इन्हें मैतेई का भी एक वोट नहीं मिलेगा और मणिपुर में जो जघन्य घटना हुई है उसे बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है। ऐसा आज तक भारत के इतिहास में इतना बड़ा अपराध, इतना बड़ा कलंक नहीं हुआ और उस कलंक की सजा उन्हें न सिर्फ मणिपुर में मिलेगी, मिजोरम में मिलेगी, पूरे पूर्वोत्तर में मिलेगी, पूर्वोत्तर के सारे राज्यों में मिलेगी, बल्कि उत्तर भारत में भी इसकी सजा उन्हें मिलेगी। और जो महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, याद रहे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हो सकता है कि जीभ फिसल गई हो, लेकिन बोला था उन्होंने इस बात को जो अभी मैंने बोला, बेटी पढ़ाओ बेटी पटाओ, इस बात को कहा था, रिकॉर्ड में है, वीडियो है। तो इनका बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का आंदोलन भी नहीं काम आने वाला है और महिलाओं का वोट नहीं मिलने वाला है। इन 5 राज्यों के चुनाव में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से प्रचार किया है और जिस तरह से राहुल गांधी के खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग किया है, कांग्रेस के लिए अपशब्दों का और सोनिया गांधी के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया है, उसे इस देश की जनता देख रही है और 5 राज्यों की जनता भी देख रही है जो चुनाव में शामिल होने जा रही है। और अब सिर्फ 2 ही राज्य बचे रह गए हैं चुनाव के लिए, तेलंगाना और राजस्थान। और तेलंगाना तो 30 नवंबर को चुनाव होगा, लेकिन राजस्थान में इसी 25 नवंबर को 3 दिन बाद चुनाव संपन्न हो जाएंगे। लेकिन संपन्न होने के पहले जमीनी स्तर पर वहां पर जो मतभेद और मनभेद की बात हो रही है कांग्रेस की पार्टी में हो रही है। कांग्रेस पार्टी में लोग कह रहे हैं कि आंतरिक गुटबाजी खत्म हो गई है और वहां पर जो मतभेद थे वो खत्म हो गए हैं। और कुछ लोग कह रहे हैं कि
मनभेद बाकी है, मतभेद खत्म है। अब मतभेद और मनभेद के फिलॉसफी में हम नहीं पढ़ेंगे, दोनों का अलग अलग मतलब होता है, लेकिन इतना हम जरूर कहेंगे कि कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले अंदरूनी घमासान कांग्रेस पार्टी में कम है, भारतीय जनता पार्टी में ज़्यादा है। भारतीय जनता पार्टी में शुरू से वसुंधरा राजे को इग्नोर किया गया, नज़रअंदाज किया गया, लेकिन आज की तिथि में जितने विज्ञापन छप रहे हैं उसमें किसी न किसी रूप में वसुंधरा राजे का फोटो आ रहा है। पहले नहीं आता था। जेपी नड्डा का फोटो आ रहा है और जो देश के बहुत महान गौरवशाली प्रधानमंत्री हैं उनका फोटो तो आएगा ही, सर्वशक्तिमान है। राजेंद्र राठौर का फोटो आ रहा है और सीपी जोशी का फोटो आ रहा है, सिर्फ इतने लोगों का। अब उसमें से गायब कौन हुए हैं? गजेंद्र सिंह चौहान गायब हुए हैं और कई चेहरे गायब किए गए हैं और वसुंधरा को जगह दी गई है। वसुंधरा को ऐन वक्त पर चुनाव के दौरान फोटो में जगह देना यह साबित करता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वसुंधरा के सामने नतमस्तक हो गए हैं, सरेंडर कर दिए हैं। और अगर वसुंधरा राजे अब सक्रिय होती हैं चुनाव प्रचार के लिए, अब उनका फोटो छापा जाता है, तो आप समझ लीजिए कि बहुत देर हो चुकी है। जनता ने अपना मन बना लिया है कि किसे वोट देना है। अब फोटो छापने से वसुंधरा की पुरानी साख वापस नहीं लौटने वाली है और वसुंधरा ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो प्रचार किया है वह पाप भी नहीं धुलने वाला है। अभी थोड़ी देर पहले जयराम रमेश, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भारतीय जनता पार्टी के पास चुनाव जीतने के 5 औजार हैं। औजार एजेंडा नहीं, मुद्दा नहीं, औजार बहुत बड़ा शब्द है। औजार का मतलब हथियार भी होता है। तो पहला हथियार या पहला औजार ये है सीबीआई, ईडी, आईटी। इसके माध्यम से विपक्ष को कमजोर करो, विपक्ष में को जेल में डालो, विपक्ष को बदनाम करो, पहला। और यह काम आज से नहीं 2014 से किया जा रहा है, लेकिन 2023 शुरू होने के साथ साथ इस काम को बुलंदियों पर बढ़ा दिया गया है। कोई भी विपक्ष का नेता नहीं है जिसकी फाइल नहीं बनी हुई है और कई नेता जेल के पीछे जा चुके हैं। संजय सिंह हो, मनीष सिसोदिया हो, सत्येंद्र जैन हो, और भी कई नेता महाराष्ट्र में और दूसरे राज्यों में जेल के पीछे पहुंच चुके हैं। और जो नहीं पहुंचे हैं वो पहुंचने वाले हैं, क्योंकि चुनाव सिर्फ 5 राज्यों का नहीं है। मुख्य चुनाव तो फाइनल का चुनाव लोकसभा का चुनाव है जो नज़दीक है, सिर पर आ गया है लोकसभा का भी चुनाव। तो उसके मद्देनज़र अपने हथियारों का उपयोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बखूबी कर रहे हैं। और सीबीआई, ईडी, आईटी इन 3-4 दिनों में राजस्थान के चुनाव में भी देखने को आएगी। और इसके पिछले हफ्ते, उसके पिछले हफ्ते, हर हफ्ते में सीबीआई, ईडी, आईटी का उपयोग किया गया। इतना ही नहीं, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यह आरोप लगाया प्रधानमंत्री के ऊपर कि ईडी की गाड़ियों में, ईडी के हेलीकॉप्टर में, यहां तक कि प्रधानमंत्री के हेलीकॉप्टर में, सुरक्षा एजेंसियों के हेलीकॉप्टर में रुपयों के बंडल, रुपयों के बॉक्स भर भर करके आ रहे हैं और वो जनता में बांटे जा रहे हैं। तो इस तरह का आरोप लगाया था, लेकिन वहां चुनाव संपन्न हो चुका है। अब राजस्थान में बाकी है। तो क्या राजस्थान अछूता रहेगा? सीबीआई, ईडी, आईटी और प्रधानमंत्री की गाड़ी में नहीं आकर के, इनके वायुयान में, इनके हेलीकॉप्टर में ना ला करके किसी अन्य माध्यम से ला सकते हैं। रेलवे इनका है, बस परिवहन विभाग इनका है, किसी भी माध्यम से बॉक्स ला सकते हैं पैसे भर करके और बांट सकते हैं। अभी अभी एक वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया में, राजेंद्र राठौर का, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, राजस्थान के कद्दावर नेता तो नहीं है, मध्यम स्तर के नेता हैं, लेकिन कद्दावर नेता बनाने की इन्हें तैयारी कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो राजेंद्र राठौर का एक वीडियो चल रहा है
उसमें ये कह रहे हैं कि दलित वोट को हम खरीद लेंगे, पैसे दे करके, रुपए दे करके खरीद लेंगे, शराब पिला करके दलितों का वोट खरीद लेंगे। ऐसा एक 15 सेकंड का वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया में। और इनका दूसरा हथियार है चाणक्य बुद्धि। चाणक्य कौन है? मौर्य काल के चाणक्य दूसरे थे, आज के चाणक्य दूसरे हैं। मौर्य काल के चाणक्य मगध पाटलिपुत्र में थे और पूरे देश के लिए काम करते थे, चंद्रगुप्त के गुरु थे, चंद्रगुप्त को आगे बढ़ाने वाले थे, या यूं कहें कि अखंड भारत के निर्माण में सहयोग करने वाले चाणक्य थे। और उनकी चाणक्य नीति आज तक मशहूर है। और जो दूसरे तथाकथित चाणक्य हैं वो भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री अमित शाह को चाणक्य कहा जाता। तो चाणक्य नीति ये रातों रात ऑपरेशन कमल, ऑपरेशन लोटस करके समीकरण को बदलने के लिए, चुनावी समीकरण को बदलने के लिए, अपने पक्ष में करने के लिए मशहूर है। तो इन 2-3 दिनों में, 4 दिनों में कोई बड़ा परिवर्तन कर सकते हैं। कोई राष्ट्रवाद पुलवामा कर सकते हैं, कोई कुछ भी कर सकते हैं राजस्थान के लोगों का माइंड डाइवर्ट करने के लिए। और इनका तीसरा हथियार है मुद्दे से, विकास से, लोगों की सुविधाओं से ध्यान भटकाना। अगर कांग्रेस विकास के नाम पर वोट मांग रही है, कांग्रेस लोक लुभावन नारों के आधार पर लोक जन कल्याणकारी योजनाओं के तहत वोट मांग रही है, तो उससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन भटकाने के लिए, दिमाग भटकाने के लिए काम करते हैं। इसके लिए बहुत मशहूर है। इसके लिए वो कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन मुद्दे पर नहीं आएंगे, विकास के मुद्दे पर नहीं आएंगे, महंगाई के मुद्दे पर नहीं आएंगे, गरीबी के मुद्दे पर नहीं आएंगे, बेरोजगारी के मुद्दे पर नहीं आएंगे। जिस मुद्दे से प्रतिदिन 2-4 होना पड़ता है इस देश की जनता को, और 5 राज्यों के जहां चुनाव हो रहे हैं वहां की जनता को, जिन महंगाई से हाहाकार मचा हुआ है, बेरोजगारी से आत्महत्याएं बढ़ गई हैं, गरीबी से लोग तंग आ गए हैं जीते जीते और आत्महत्या कर रहे हैं, किसानों की समस्याएं अलग सिर चढ़ करके बोल रही हैं। तो इस तरह से इनका ये तीसरा हथियार है। और चौथा हथियार, सबसे बड़ा हथियार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। ये हम नहीं कह रहे हैं, जयराम रमेश कह रहे हैं कि इनका चौथा हथियार है प्रधानमंत्री झूठ बोलो योजना। प्रधानमंत्री के नाम पर कम से कम 300 योजनाएं, परियोजनाएं लागू की गई है, महत्वाकांक्षी परियोजनाएं प्रधानमंत्री के नाम पर। और उसमें से कितना फलीभूत हुई है, कितनी योजनाओं से लोगों को राहत मिल रही है, ऐसा देखने में नहीं आता कि किसी भी योजना से डायरेक्ट बेनिफिट मिलता हो जनता को। तो प्रधानमंत्री के ये 4 हथियार हैं चुनाव जीतने के, और इसका पूरा उपयोग वो कर रहे हैं, ऐसा जयराम रमेश का कहना है। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी में बगावत कर चुके नेताओं की संख्या की बात है, तो वो भारतीय जनता पार्टी में सबसे ज़्यादा है, कांग्रेस से कहीं ज़्यादा है। भारतीय जनता पार्टी में 32 नेताओं ने बगावत की है। भारतीय जनता पार्टी के बाद कांग्रेस में 18 नेताओं ने की, और भारतीय जनता पार्टी में जिन 32 नेताओं ने बगावत की है, इसमें बड़े स्तर के नेता हैं जो कि मंत्री रह चुके हैं, सांसद रह चुके हैं और कई बार विधायक रह चुके हैं। ऐसे लोग बगावत किए हैं। और कांग्रेस में बगावत करने वालों में 18 है, और छुटभइये नेता हैं जिन्हें टिकट नहीं मिल पाई, जो टिकट के उम्मीद में थे और टिकट नहीं मिल पाई। तो इस तरह से अगर पार्टी में अंदरूनी संकट के आधार पर देखा जाए तो उसमें भी भारतीय जनता पार्टी की बुरी हालत है और कांग्रेस उससे बेहतर है। सट्टा बाजार का ये लोग बहुत नाम लेते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए सट्टा बाजार काम करता है।
सट्टा बाजार की विश्वसनीयता कहीं भी नहीं है। और वैसे भी सट्टा बाजार अवैधानिक है, असंवैधानिक है, अलोकतांत्रिक है। इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट भी निर्णय सुना चुका है। इसकी बातें सुनना और जिस तरह से ये पैसे का खेल खेल करके केंद्र की सरकार की या भारतीय जनता पार्टी की मदद करता है सट्टा बाजार, उस पर सुप्रीम कोर्ट की भी नज़र है, चुनाव आयोग की भी नज़र है। लेकिन चुनाव आयोग कठपुतली है, इसलिए वो कोई निर्णय नहीं ले सकता है। और जहाँ तक ओपिनियन पोल की बात है तो ये तो भाड़े के दलाल है ही, जैसे गोदी मीडिया की तरह। इनका भी काम है कि हाँ, एक तो ऐसा है सर्वे कि वो हर 6 महीने बाद, चाहे चुनाव कहीं हो या ना हो, हर 6 महीने पे प्रधानमंत्री को आगे दिखाता है कि इनकी लोकप्रियता इतनी बढ़ी थी, अब इतनी बढ़ गई। और चुनाव के समय में हर हफ्ते या हर 15 दिन पर आता है और उसमें पहले ये दिखाते हैं कि कांटे की लड़ाई है, और जब नज़दीक चुनाव आ जाता है तब ये दिखाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जीत रही। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सियासत में, प्रचार तंत्र में ये सब शामिल है। गोदी मीडिया भी उसमें है, सट्टा बाजार भी है, और ये सर्वे करने वाली एजेंसियां भी भारतीय जनता पार्टी के प्रचार तंत्र में शामिल हैं। तो अब देखना है कि राजस्थान का ऊंट किस करवट बैठता है, पता चल जाएगा 3 दिसंबर को। लेकिन अभी जो चर्चा चल रही है उसमें यह कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हावी है कांग्रेस, और यहाँ पर रिवाज बदलने जा रहा है, राज बदलने नहीं जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।